नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो लेक्चर पढ़ा रहे थे वो कौन सा था, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जो है चैप्टर नंबर 23 हमारे लक्ष्मीकांत बुक का। तो आज वही चैप्टर मैंने अपने पिछले लेक्चर में पार्लियामेंट्री कमेटी का कुछ पार्ट बच गया था, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज जो टॉपिक है वो है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है ये किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी? तो जो रूल कमेटी थी लोकसभा की, उसके रिकमेंडेशन पे डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी सेटअप की गई थी। कब सेटअप की गई थी? 1993 में सेटअप की गई थी। ठीक दोस्तों, अब देखिए 2004 में जो कमेटी जो है कितने थे? 7। मतलब 2004 में जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी थी कितने थे टोटल? 7 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी थी। ठीक है, 7 थी। लेकिन इसके बाद इसका नंबर बढ़ाते गए और आज के डेट में कितनी है? 17 से बढ़ा के 24 हो गई है। ठीक है, मतलब आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। ये जो स्टैंडिंग कमेटी रहती क्या काम करती है? ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है ये क्या काम करती है? ये जो है जो एग्जीक्यूटिव हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी अकाउंटेबिलिटी को सिक्योर करती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बात करते हैं। और इनकी अकाउंटेबिलिटी किसके तरफ? पार्लियामेंट के तरफ। मतलब पार्लियामेंट में जिससे इनको जवाब देना पड़े, पार्लियामेंट ये जो भी काम कर रहे हैं उसको पार्लियामेंट चेक करे। और इनकी अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ रहे? पार्लियामेंट की तरफ रहे। कौन चेक करता? और ये एग्जीक्यूटिव मतलब कौन हो जाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। साथ ही साथ जो ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी रहती है ये असिस्ट भी करती, मतलब एक तरीके से असिस्टेंट के मतलब सहायता भी करते हैं किसको? पार्लियामेंट को। मान लीजिए जब भी कोई डिबेट हो रहा है बजट का, तो उस समय जो भी इनके द्वारा जो भी रिपोर्ट पेश किए जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, तो एक तरीके से वहाँ पे उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है जिस समय डिबेट होता है, जब बहस होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। देखिए, जो 24 स्टैंडिंग कमिटीज हैं वो किसके जुरिस्डिक्शन में है? जितने भी ये हुआ कि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंटल है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सब के ऊपर निगरानी करती कौन? 24 स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, निगरानी क्या मतलब? इनके जो भी कामकाज होते हैं उसको चेक करती है। ठीक है, जितनी मिनिस्ट्री हैं जब या फिर जो भी डिपार्टमेंट है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो स्टैंडिंग कमेटी है इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 31। टोटल 31 मेंबर होते हैं। और इस 31 में से 21 कहाँ से नॉमिनेट होते हैं? लोकसभा से। और 10 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो लोकसभा का मेंबर होगा वो उसको कौन नॉमिनेट करेगा? स्पीकर। और जो राज्यसभा का मेंबर होगा उसको कौन नॉमिनेट करेगा? चेयरमैन। चलिए आगे बात करें। कोई भी मिनिस्टर किसी भी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनने के लिए नॉमिनेट नहीं हो सकता है। ये बात नॉट एलिजिबल है। ठीक है, कोई भी मिनिस्टर। उसके बाद देखिए, अगर कोई मेंबर है जो कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का कोई मेंबर है, अगर उस वो फिर बाद में जाके अपना टेन्यूर पूरा होने से पहले ही अगर उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है, उसको मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाता है, तो उसको जो है उसकी जो मेंबरशिप है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के लिए वो सीज हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए, जितनी भी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है उसका टर्म कितना होता है? 1 साल का होता है। ठीक है दोस्तों, जिस दिन वो कमेटी बनी उससे 1 साल तक। चलिए आगे बात कर रहे हैं। जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है टोटल, तो 8 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी 8 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी किसके अंडर में काम करती है? राज्यसभा के। और 24 में से 16 किसके अंडर में काम करती हैं? लोकसभा के अंडर में काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये कुछ टेबल है। तो कौन कौन सी कमेटी जो है राज्यसभा के अंदर है? तो कमेटी ऑन कॉमर्स, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए रहेगी। कमेटी ऑन होम अफेयर, तो ये किसके लिए? होम अफेयर के लिए। कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये किसके लिए? एचआरडी मिनिस्ट्री के लिए। ठीक दोस्तों, तो टोटल 24 तरीके की कमिटीज हैं। ठीक है, जो कि हर एक का जितनी भी मिनिस्ट्री है या फिर जो भी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके ऊपर निगरानी करती है, उनके रिपोर्ट को देखती है। अब देख, कमेटी अंडर लोकसभा कौन कौन से? जैसे कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सबको देखती है कौन? कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है स्टैंडिंग कमेटी का। तो देखिए,
जो भी डिमांड फॉर ग्रांट मांगा जाता है, आपको पता होगा जब मैंने बजट पढ़ाया तो बताया था डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है। तो जब भी डिमांड फॉर ग्रांट जो रहेगा, किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के लिए जितना डिमांड फॉर ग्रांट दिया जाएगा, तो उस पर डिस्कशन और वोटिंग होने से पहले कौन चेक करता है कि क्या उतने डिमांड फॉर ग्रांट की ज़रूरत है कि नहीं है उस मिनिस्ट्री को। तो कौन चेक करता है, हमारी ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ही चेक करती है। लेकिन देखिए, इनकी जो रिपोर्ट होती है इस पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको कट मोशन चलाना है। ठीक दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडविजरी नेचर का ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो भी बिल जो बचे हुए रहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में, जो मतलब अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है, तो उसको भी एग्जामिन कौन करता है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ही एग्जामिन करती है। जो भी एनुअल रिपोर्ट रहते हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के, उसको भी कौन चेक करता है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी चेक करती है। अब देखिए टोटल 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है ना, तो हर एक मिनिस्ट्री, हर एक डिपार्टमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए एक ना एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है जो उनके वर्क को चेक करेगी। ठीक दोस्तों, अब देखिए इनके लिमिटेशन क्या है। तो देखिए ये जो है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो भी डे टू डे वर्क हो रहा है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है उन मैटर्स पे काम नहीं करेंगे जो कि जो मैटर्स किसी और पार्लियामेंट्री कमेटी को दिए गए हैं। अब देखिए जो भी रिकमेंडेशन इनके द्वारा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दिया जाता है वो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन दी पार्लियामेंट। ठीक है, खाली क्या है, एडवाइजरी, मतलब कि पार्लियामेंट का मन है माने या ना माने। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिस समय बजट पेश होता है, बजट पेश होने के बाद डिमांड फॉर ग्रांट होता है। डिमांड फॉर ग्रांट में फिर वोटिंग कराई जाती है ना। तो देखिए जिस समय जनरल डिस्कशन चलता रहता है बजट का, वो जब ख़त्म जब हो जाता है तो उसके बाद हाउस जो है एडजर्न हो जाता है, कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है हाउस का सेशन। तो वो भी एक फिक्स पीरियड के लिए बंद होता है। ठीक है, एडजर्न साइना डाई अगर होता तो कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, जब एडजर्न हुआ है तो फिक्स पीरियड के लिए बंद होगा। चलिए अब आगे बात करूं तो ये जो भी डिमांड फॉर ग्रांट है हर एक मिनिस्ट्री का, उसको कौन चेक करेगा, उसको जो ये कमिटीज जो है एग्जामिन करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर ये लोग अपना रिपोर्ट, जितना समय इनको दिया जाएगा उतने ही समय में अपना अपना रिपोर्ट पेश करेंगी। ठीक है, और ये लोग ज़्यादा और ज़्यादा समय की मांग नहीं कर सकती, ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की, हमको और ज़्यादा टाइम लगेगा चेक करने के लिए। जितना समय दिया जाएगा उतने ही के अंदर इनको अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। चलिए अब आगे बात करें। अच्छा देखिए, जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसमें जो भी रिपोर्ट इनके द्वारा पेश की जाती है उसी पे जो है बातें चलेंगी। अच्छा अब देखिए बात करें, देयर शैल बी ए सेपरेट रिपोर्ट ऑन द, जितनी भी मिनिस्ट्री है ना दोस्तों, उन सभी मिनिस्ट्री के लिए अलग अलग, हर मिनिस्ट्री अपना अपना डिमांड फॉर, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री का कुछ अलग खर्च होगा, होम मिनिस्ट्री का कुछ अलग खर्च होगा। ठीक दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का अलग खर्च होगा। तो हर एक मिनिस्ट्री का जितना जितना डिमांड फॉर ग्रांट रहेगा उन सब के लिए अलग अलग, मतलब सेपरेट रिपोर्ट, मतलब हर मिनिस्ट्री के लिए सेपरेट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि सबका रिपोर्ट एक ही में मर्ज कर दिए। चलिए अब आगे बात करें। अब देखिए जो ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ये जो बिल रहता है तो उसके ऊपर भी ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए जब भी किसी बिल को अगर हम किसी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी को सौंपते हैं तो जितने भी जनरल प्रिंसिपल रहेंगे उस बिल के, जो भी क्लॉज रहेंगे, जो भी नियम रहेंगे उस बिल को, सब कुछ वो जो कमेटी है वो चेक करेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कमेटी जो है उन्हीं बिल को जो है चेक करेगी, एग्जामिन करेगी जिन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया होगा दोनों हाउसों में, और इंट्रोड्यूस करने के बाद ये पार्लियामेंट में ये बात कही गई हो कि इसको एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू एग्जामिन कराना चाहिए। अब देखिए जो कमेटी जो है, कमेटी को एक समय दिया जाएगा कि हाँ आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर इस बिल पे रिपोर्ट बना के आपको पेश करना है, तो उतने ही समय के अंदर इनको जो है वो रिपोर्ट इनको पेश करना होगा। अब देखिए क्या मेरिट है, क्या फ़ायदे हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के। तो देखिए जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम इसमें क्या होता है, इसमें पार्टी सिस्टम नहीं रह जाता, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली ही बात रहती है। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें मेंबर बन सकता है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बात करें। जो इसका जो प्रोसीजर है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू लोकसभा के। अब देखिए ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है ये कंट्रोल करती है किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब देखिए ये अपना रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं तो जितना भी डिटेल, क्लोज, कंटिन्यूअस और डेप्थ, मतलब हर एक मिनिस्ट्री के लिए एक एक सेपरेट डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, तो हर एक चीज़ उसका
चेक कौन करता है? हर एक मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। तो उस वजह से ये जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको ऊपर कंट्रोल लगाती है ये। चलिए आगे बात करें। ये जो है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के वजह से जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च कर रही है किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट पे, तो उसको जो है किस तरीके से कितना पैसा खर्च करना चाहिए, केयरफुली तरीके से खर्च होता है। ठीक है। अब देखिए इससे और क्या फ़ायदा है, जो भी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा तो है नहीं कि अपोजिशन पार्टी का अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो भी तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बन सकता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है या फिर जो राज्यसभा है, क्योंकि देखिए राज्यसभा के तो मेंबर होते हैं, टोटल रहते हैं 31 मेंबर, जिसमें से 21 होंगे लोकसभा से और 10 होंगे राज्यसभा से। तो राज्यसभा के जो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका भी एक ग्रेटर रोल रहता है फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द मतलब जो फाइनेंशियल कंट्रोल जो रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो राज्यसभा के भी मेंबर कर पाते। नहीं तो आपको पता है फाइनेंशियल कंट्रोल ज़्यादा है नहीं राज्यसभा के पास, क्योंकि मनी बिल से रिलेटेड कोई भी पावर उनके पास नहीं है। चलिए दोस्तों बात करेंगे कमिटीज़ टू इंक्वायर। तो देखिए अब ये कौन सी कमिटीज़ हैं, तो देखिए कमिटी ऑन पिटीशन, इसमें कई तरीके की कमिटीज़ है, तो अब हम उसको समझेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो कमिटी है, जो भी इंपॉर्टेंट पिटीशन किसी भी बिल या किसी मैटर पे जो कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट या इंपॉर्टेंस के लिए रहेगा, उसको कौन चेक करता है? कमिटी ऑन पिटीशन। अब देखिए इसमें मेंबर कितने होते हैं, तो देखिए इस कमिटी में अगर लोकसभा में बात करूं तो टोटल कितने रहेंगे? 15 मेंबर। और राज्यसभा की अगर ये कमिटी ऑन पिटीशन है तो उसमें कितने मेंबर रहेंगे? 10 मेंबर। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में 15 मेंबर, राज्यसभा में 10 मेंबर की कमेटी होती है। अब देखिए दोस्तों अब बात करें कमेटी ऑन प्रिविलेज। तो ये क्या है? इसका जो फंक्शन है इस कमेटी का वो सेमी जुडिशियल नेचर का है। ये जो भी कोई अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करता है किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, क्योंकि ये जो कमेटी रहेगी वो दोनों ही हाउस के लिए, ठीक है, लोकसभा में एक अलग रहेगी, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए एक अलग रहेगी। तो देखिए तो जो भी ब्रीच करता है प्रिविलेज का, तो उस मेंबर के खिलाफ जो है ये लोग क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट जैसा एक्शन लेना चाहिए उस तरीके से उसको सजा वगैरह दी जाती है। तो देखिए लोकसभा में इसमें कितने 15 मेंबर हैं और राज्यसभा में 10 मेंबर। अब देखिए दोस्तों ये जो कमेटी है इथिक्स कमेटी, ये किस बारे में है? तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए क्यों है। तो एक एग्जामिन करती जो भी मिसकंडक्ट या कोई अप्रोप्रिएट एक्शन, जैसे कि मान लीजिए कोई गलत चीज़ हो गया, ठीक है, तो उसको किस तरीके से सुधारा जाए वो कौन चेक करेगा? ये इथिक्स कमेटी। अब देखिए अगर मान लीजिए पार्लियामेंट के अंदर डिसिप्लिन बनाना है, डिकोरम बनाना है, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट कामकाज अच्छे से चल सके, ये भी कौन देखता है? इथिक्स कमेटी ही देखती है। तो देखिए जो कमेटी राज्यसभा में 1997 में बनी थी और लोकसभा में कब बनी थी? 2000 में बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका काम क्या है? जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रूल बुक है हमारे पार्लियामेंट की, जैसे लोकसभा का अलग रूल बुक है, राज्यसभा का अलग रूल बुक है, तो उसके हिसाब से चलें, उसके हिसाब से काम काज ये लोग करें, उसी के लिए हमारी इथिक्स कमेटी। अब देखिए कमेटी जो कि स्क्रूटनी करती है या फिर कंट्रोल करती है, तो देखिए सबसे पहली कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। तो ये जो कमेटी है क्या चेक करती है? जो भी एश्योरेंस या प्रॉमिस या किसके द्वारा दिए गए हैं, मिनिस्टर के द्वारा दिए गए टाइम टू टाइम, तो उसको चेक करती क्या ये लोग जो है उन सभी अपने एश्योरेंस प्रॉमिस पे काम किए कि नहीं किए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लोकसभा में ये जो कमेटी है इसके कितने मेंबर होते हैं? 15। और राज्यसभा में इसके कितने मेंबर होते हैं? 10। अब ये कमेटी कब बनी थी? ये कमेटी बनी थी 1953 में। अब देखिए कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो इस कमेटी का क्या काम है? ये कमेटी चेक करती है उन रिपोर्ट्स को जिसमें कि जो भी लेजिस्लेशन किया गया है हाउस में, तो उनको किस तरीके से उनका रेगुलेशन किया जा रहा है, उन पर किस तरीके से रूल बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, चाहे हमारे पार्लियामेंट की बात करें या फिर जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो उसको एग्जीक्यूटिव किस तरीके से लागू कर रहे हैं, तो वही कौन चेक करता है? कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब देखिए इसमें जो है इस कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 15, दोनों ही हाउस में, मतलब राज्यसभा में भी 15 रहेंगे और लोकसभा में भी 15 रहेंगे। और ये कमेटी कब बनी थी? 1953 में बनी थी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन टेबल, तो देखिए ये जो कमेटी बनी थी 1975 में बनी थी। ये जो कमेटी है लोकसभा में इसमें 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 10 मेंबर रहते हैं। अब ये देखिए इस कमेटी का काम क्या है? तो देखिए दोस्तों जो भी
लॉ वगैरह बनाए गए, ठीक है, मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी लॉ बनाने के लिए जो भी बिल वगैरह पेश किए गए हैं, तो उन प्रोविजंस को चेक करती है कि क्या वो चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं या फिर जो हमारा एक्ट या रूल के हिसाब से मतलब वो प्रोविजंस हैं कि नहीं है। ठीक दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। 1975 में बनी थी और कितने कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10। अब देखिए कमिटी ऑन SC एंड ST वेलफेयर के लिए, तो देखिए एक जो कमेटी है इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं, 20 रहते हैं लोकसभा से और 10 कहाँ से रहते हैं, राज्यसभा से। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो भी नेशनल कमीशन फॉर ST की जो रिपोर्ट रहेगी, नेशनल कमीशन फॉर ST की जो रिपोर्ट रहेगी उसको, उस रिपोर्ट को देखेगी। उसके बाद जो भी किस तरीके से वेलफेयर हो सकता है SC ST कम्युनिटी का, उन सभी चीज़ों को एग्जामिन करती है। कौन सी कमेटी, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। अब देखिए कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये किस लिए कमेटी है, तो ये कमेटी जो है 1997 बनी थी। इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं, 20 होते हैं लोकसभा से, 10 होते हैं राज्यसभा से। ये कमेटी क्या काम करती है, जो रिपोर्ट होते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उनको कौन एग्जामिन करता है, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। या फिर ये भी चेक करती है जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या स्टेप्स ले रही जिससे कि सिक्योर हो सके स्टेटस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन इन ऑल फील्ड। अब देखिए दोस्तों बात करें ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये क्या है। देखिए दोस्तों ये जो कमेटी है ये चेक करती है कि जो भी अदर जो कमिटीज के जो मेंबर हैं या कोई भी डिपार्टमेंट या बॉडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या किसी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई है, तो क्या वो मेंबर जो है उस कमेटी का मेंबर बनने लायक है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस कमेटी में टोटल मेंबर होते हैं 15, 10 होते हैं लोकसभा से और 5 होते हैं राज्यसभा से। अब देखिए कमेटी रिलेटिंग टू डे बिजनेस लाइफ, तो देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रहती है। तो ये क्या काम करती है, ये कमेटी जो भी टाइम टेबल है या जो भी प्रोग्राम है हाउस का, हमारे पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा का, उसको देखती है कि सभी काम टाइम टेबल से हो सके, जो भी काम करने हैं उनको टाइम अलॉट करती है। ठीक है, जैसे कि किस समय बिल का डिस्कशन होगा, किस समय क्वेश्चन ओवर होगा, किस समय डिबेट होगा, ये सब कौन देखता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अब देखिए दोस्तों लोकसभा में इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर, और इस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, स्पीकर। लोकसभा के लिए जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है वो इस कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है और इसमें 11 मेंबर होते हैं राज्यसभा में। अब देखिए कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रिजोल्यूशन, तो ये कमेटी क्या देखती है कि जिससे कि मान लीजिए अगर कोई बिल जो कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है। ठीक दोस्तों, तो उस समय उस बिल के लिए कितना टाइम अलॉट किया जाए, किस तरीके से डिस्कशन हो, उन सबको कौन देखता है, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन। अब देखिए ये जो कमेटी है ये एक स्पेशल कमेटी है लोकसभा के लिए, और इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर रहते हैं। और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो चेयरमैन होता है इस कमेटी का, जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर रहेगा वो चेयरमैन रहेगा कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रिजोल्यूशन का। अब देखिए ये कमेटी राज्यसभा में नहीं रहती है। ठीक दोस्तों, ये कमेटी राज्यसभा में नहीं रहती, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए रूल कमेटी का काम क्या है कि जो भी हाउस के जो काम जो चल रहे हैं वो क्या हमारा जो हाउस का जो रूल बुक है उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर अगर किसी जरूरी अमेंडमेंट कुछ चेंज करने की ज़रूरत है रूल जो हाउस का जो रूल है उसमें, तो वो सब भी रिकमेंडेशन कौन करता है, रूल कमेटी। ठीक दोस्तों, तो देखिए लोकसभा में इस कमेटी में टोटल 15 मेंबर होते हैं और जो स्पीकर होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है। राज्यसभा में इसमें 16 मेंबर रहते हैं और जो चेयरमैन होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है। चलिए अब एक्स ऑफिसो का मतलब तो आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो आप वाइस प्रेसिडेंट वाला लेक्चर जाके मैं देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश किया वहाँ पे समझाने की, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखेंगे कमिटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर, ये क्या है। तो देखिए ये जो है जो भी एप्लीकेशंस दिए जाते हैं मेंबर के द्वारा, किसके लिए कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, आज मैं हाउस की सीटिंग को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो उसको कौन देखता है, कमिटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर। ठीक दोस्तों, अब देखिए जो भी मेंबर बिना किसी परमिशन के 60 या 60 दिन से ज़्यादा अगर बिना परमिशन के छुट्टी लेता है, अगर हमारी तबीयत खराब हो गई, परमिशन मिल गया तो ठीक है। अगर मान ली बिना परमिशन के अगर 60 या 60 दिन से ज़्यादा अब्सेंट रहता है, 60 या 60 डेज से ज़्यादा बिना परमिशन के, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब आगे बात करें। ये जो है एक स्पेशल कमेटी और ये सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा में ही रहती है। इसमें टोटल 15 मेंबर रहते हैं। राज्यसभा में इस तरीके के कोई भी कमेटी नहीं है। चलिए अब आगे बात करें हाउस कीपिंग कमेटी, ये क्या है। तो देखिए इस कमेटी हाउस कीपिंग कमेटी में कितने कितने कमेटी, एक है जनरल पर्पज कमेटी। अभी इसका क्या काम है तो हम उसको देख, तो जो भी काम ठीक है जो कि किसी भी कमेटी के अंडर में फॉल नहीं किया, मतलब वो मैटर जो कि किसी और कमेटी में नहीं पड़े, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, उनके रेंज में नहीं आते हैं ये सब वो मैटर, तो उनको कौन देखता है, जनरल पर्पज कमेटी देखती है। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हर एक हाउस में होता है और इस कमेटी में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, जैसे कि स्पीकर रहेगा लोकसभा के लिए और चेयरमैन रहेगा राज्यसभा के, तो वो क्या रहते हैं इसके एक्स ऑफिसर मतलब वही चेयरमैन रहेंगे इस कमेटी के। और जो डिप्टी स्पीकर या फिर डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो वो क्या रहेंगे, वो मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन। तो मतलब ये सभी लोग इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। देखिए जितने भी चेयरपर्सन है, जितने भी डिपार्टमेंटल कमेटी हैं, उनके भी चेयरपर्सन इस कमेटी के मेंबर रहेंगे, या फिर जो भी लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लोग जो रहेंगे वो भी मेंबर रहेंगे, जो लीडर रहेंगे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें हाउस कमेटी क्या है। तो ये कमेटी डील करता है कि किस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको, जैसे कि फूड, मेडिकल एड, ये सब किस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये जो कमेटी है ये दोनों ही हाउस में है और इसमें जो है लोकसभा में इसमें कितने मेंबर होते हैं, 12 मेंबर होते हैं। फिर लाइब्रेरी कमेटी की बात करूँ तो ये कमेटी बताती है कि किस तरीके से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लाइब्रेरी जो है, पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है 9 मेंबर होते हैं, 6 होते हैं लोकसभा से और 3 होते हैं राज्यसभा से। अब देखिए जो जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंस, ये किस लिए है, ये कमेटी चेक करती है कि क्या सैलरी, अलाउंस और पेंशन मिलना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ठीक है दोस्तों, और भी ये किस एक्ट के द्वारा है, ये सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954। तो ये कमेटी बनी भी इसी एक्ट के द्वारा थी और ये इसका काम भी यही रहता है। ठीक है दोस्तों, इस कमेटी में टोटल 50 मेंबर रहते हैं और 10 रहते हैं लोकसभा से और 5 रहते हैं राज्यसभा से। तो वही बात लिखी हुई है कि जिस तरीके से रेगुलेटिंग पेमेंट, सैलरी अलाउंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किस तरीके से क्या कितना मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं कंसल्टेटिव कमेटी क्या होती हैं, अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो कंसल्टेटिव कमेटी ये क्या काम करती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो भी डिपार्टमेंट है उन सब के द्वारा ये कमेटी अटैच रहती है। कौन, कंसल्टेटिव कमेटी। अब इसका काम क्या होता है, इसमें कौन कौन होते हैं, तो जो इसमें कौन कौन रहेंगे कंसल्टेटिव कमेटी में, तो जो हमारे दोनों ही हाउस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके मेंबर इसमें रहेंगे। ठीक है, मतलब जो जैसे लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए, उसके मेंबर इसमें रहेंगे, नॉमिनेट किए जाते हैं। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं। जो भी मिनिस्टर है या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज है या कोई भी मिनिस्ट्री है जिसको वो क्या करेगा, वो जो है मतलब मान लीजिए कोई मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वही इस कमेटी का चेयरमैन बनता है, कंसल्टेटिव कमेटी का। अब देखिए हर एक मिनिस्ट्री के लिए अलग अलग कंसल्टेटिव कमेटी रहेगी। ठीक है, तो जो जैसे अगर मान लीजिए कि अगर डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए कोई कंसल्टेटिव कमेटी है, तो जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है, जैसे कि अभी कौन है डिफेंस मिनिस्टर, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, तो जो है वो बनेंगी इसके चेयरमैन। अब देखिए ये जो कमेटी क्या प्रोवाइड करता है, एक फोरम मतलब एक मंच प्रोवाइड करता है कि इनफॉर्मल डिस्कशन हो सके। जो भी मिनिस्टर है या फिर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पॉलिसी या फिर जो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं कि उसको किस तरीके से चलाया जाए, उसको किस तरीके से लाया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए। अब देखिए जो कमेटी जो कंसल्टेटिव कमेटी है किसके द्वारा बनाई जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए जो मेंबर होते हैं इस कमेटी में वो वॉलेंटरी रहते हैं। ठीक है, मतलब जब चाहे कोई भी मेंबर इस कमेटी को छोड़ सकता है। और जो मैक्सिमम मेंबरशिप रहेगी किसी भी कंसल्टेटिव कमेटी की वो रहेगी 30 और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो कमेटी है जब भी नई लोकसभा चुन के आती है तब इसको बनाया जाता है, और जब हमारी जब लोकसभा जब गवर्नमेंट जब गिर जाता है तो ये कमेटी क्या हो जाती है, कमेटी भी खत्म हो जाती है। देखिए इसी के साथ साथ आगे इन एडिशन की बात करूं मैं तो अलग, जैसे हमारे यहाँ पे रेलवे जोन है। ठीक दोस्तों, तो अभी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा लेटेस्ट रेलवे जोन कहाँ बना है और उसका नाम क्या है। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, आंध्र प्रदेश में बना है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि उसका नाम क्या है और इंडिया में कितने रेलवे जोन है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। तो ये जो है कमेटी
इनफॉर्मल कंसल्टेटिव जितने भी हमारे रेलवे जोन है उन सब के लिए एक एक सेपरेट जो है कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई है। तो देखिए यहाँ पे, तो इसमें कौन से मेंबर होंगे, टोटल हमारे यहाँ पे अब 8 जोन है रेलवे की, सॉरी 8 जोन नहीं है ये दोस्तों, 17 थी, अब जो नया वाला एक ऐड हुआ है तो उसको मिला के कितना हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए मैं नाम बता देता हूँ उस जोन का नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। ठीक है, अब ये किस लिए है, इससे जो है आंध्र प्रदेश को एक नया रेलवे जोन मिलेगा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इस नए रेलवे जोन का, विशाखापट्टनम में, और ये इंडिया का 18वां रेलवे जोन बना है। चलिए आगे बात करूँ तो हर एक जितने भी रेलवे जोन है तो उनके लिए एक सेपरेट कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाती है। अब देखिए जिस मिनिस्टर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सॉरी मिनिस्टर ने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जिस रेलवे जोन के एरिया से बिलोंग करते हैं तो उन्हीं को उस रेलवे जोन का मेंबर बनाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो देखिए ये आपका डिपार्टमेंटल कमेटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने डिस्कस कर दी। इंपॉर्टेंट का लगभग हर एक चीज़ यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था ना, वो सब चीज़ें क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब कमेटी, और जो ये शॉर्ट वाले हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए आपको भी पता होगा, आपको खाली इतना पता होना चाहिए कि जैसे जो स्टैंडिंग कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इन सब का किस तरीके से कंपोजिशन होता है और इनको किस तरीके से बनाया जाता है, या फिर जो भी हमारी पहली बारी कमेटी कब बनी थी, उसके बाद इसमें कितने मेंबर होते हैं, इन सभी चीज़ों को दोस्तों अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, आप फिर जो कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग वाली कमेटी, इन सब चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और हाँ, एक और बात, अब जो अगला जो लेक्चर आएगा वो रहेगा हमारा पार्लियामेंट्री फोरम पे। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट्री ग्रुप 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद मैं शुरू करूंगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।